M+YT और आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक सेट लेकर के। पिछले वीडियो में हमने सेट की सामान्य जानकारी दी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, उन्हें किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने की दोनों विधियां, रोस्टर रूप और समष्टि निर्माण रूप के बारे में जानकारी दी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, इनका औचित्य भी समझाना है आपको। नंबर 1 को देखिए, कहता है जैसे प्रारंभ होने वाले, किससे? जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या एक समुच्चय है? हम एक से अधिक लोगों से इस प्रकार की राय मांगते हैं कि जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह हम बनाए, तो हम देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति श्योर होगा कि वो हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई 3 महीने होंगे। ठीक है, तो यानी यहां सबके लिए एक जैसा ही, यानी हम निश्चिंत हैं कि वहां पर कौन से महीने आने वाले हैं, वो इन 3 महीनों की ही बात करेंगे। तो पहला क्या है? ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि हर कोई इस चीज के लिए निश्चिंत है कि इसमें आने वाले अवयव कौन से होंगे। सेकंड में करें हम बात, तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब किसी लेखक को हम प्रतिभाशाली अपने स्तर पे मानते हैं, तो यहाँ पर हम 10 लोगों की राय मांगे, मान लीजिए 5 लोगों की राय मांग लें, तो वहां पर सब लोग अलग अलग राय दे सकते हैं। वहां पर बनने वाला संग्रह है 10 लेखकों का, वो एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, तो ये आपके पास सेट नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, देखो बल्लेबाजों के भी सर्वश्रेष्ठ होने के ऊपर एक व्यक्ति का खुद का मत हो सकता है, खुद के विचार हो सकते हैं। कोई किसी के लिए आइडल है तो वो उसे उन टॉप 10 में शामिल कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉप 10 में वास्तव में लोगों के दिलों में राज करने वाला हो, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि वो टॉप 10 लायक है, तो उसे उस टॉप 10 में शामिल भी नहीं करेगा। यानी कहने का अर्थ है, हम यहाँ निश्चित नहीं हो सकते कि टॉप आपके पास 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन से होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास सेट नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उन सभी का संग्रह, तो वो तो आप जानेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास 27 है तो 27 ही होंगे, हमारे पास मान लीजिए 45 है तो 45 ही होंगे। हम निश्चिंत होंगे कि ये 45 हमारे कक्षा के हैं। तो ये कैसा है? ये संग्रह एक समुच्चय है, एक सेट है। पांचवें की हम बात करते हैं, कहता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम यानी 99 तक, तो हर कोई व्यक्ति 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का संग्रह लिखेगा। तो यहां भी हम निश्चिंत है कि यहां पर आने वाले संग्रह में अवयव कौन कौन से होंगे, तो ये भी एक सेट होगा। तो एक सुपरिभाषित संग्रह है, ये भी सुपरिभाषित है। ये 2 सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि यह निश्चिंत नहीं है कि वही अवयव हमें मिले। छठे को देखें, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहां पर एक लेखक का नाम मिला है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? हालांकि जिन्हें पता होगा वो सारे लिख देंगे, नहीं पता होगा एक अलग बात है। तो यहां पर एक निश्चिंत है, क्योंकि लेखक का नाम दे दिया गया तो निश्चित हो गया कि उसने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, उनका संग्रह बनाया जा सकता है। तो ये भी क्या है? आपके पास एक सेट है। ठीक, ऐसा तो नहीं है ना किसी दूसरे के लिए लिख देंगे, जिसने जो लिखे हैं वो उसी के अंदर शामिल होंगे। सातवें की हम बात करें तो कहता है सभी संपूर्णांकों का संग्रह। अब संपूर्णांकों को हम लिखवाएं तो क्या क्या बन जाएंगे? 0, 2, 4, 6, लोग लिखते ही चले जाएंगे। संपूर्णांक इसी क्रम में चलते रहेंगे आगे। तो ये आपके पास सभी संपूर्णांकों का संग्रह यानी क्या बनेगा? समुच्चय बनेगा। निश्चिंत है कि यहाँ पर कौन कौन से अवयव आने वाले हैं, वो सारे आने वाले हैं जो धनात्मक होंगे, जिनमें 2 का भाग जाएगा। 8वें को देखो, एक अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में कुल कितने प्रश्न है उनका संग्रह बनाया जाए, तो सभी के लिए जैसा होगा। हम निश्चिंत है क्योंकि चैप्टर हमारे सामने है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है हम उनका संग्रह बना देंगे। तो सभी प्रश्नों का एक समूह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा।
तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह है, सेट है, ये भी सुपरिभाषित संग्रह है, सेट है, ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। और एक नवा देखो, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, पिछले वीडियो में भी। यानी जानवरों के लिए हमारे लिए अलग अलग राय हो सकती है, तो यह निश्चित नहीं हो सकता कि यहाँ पर बनने वाला जो समूह है वो एक जैसा ही होगा, यहाँ पर राय अलग अलग हो सकती है। यानी यहाँ पर निश्चित नहीं होगी समूह में अवयवों की स्थिति, यानी कौन कौन से जानवरों को खतरनाक माना जाए, कौन से को नहीं माना जाए। तो ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 ऐसे संग्रह हैं जो सुपरिभाषित नहीं है, जहां पर अलग अलग अवयव भी आ सकते हैं। तो निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है, तो ये वाले संग्रह समुच्चय नहीं है, बाकी सभी समुच्चय हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़े, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 अवयवों का एक समुच्चय है। ए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन, या कहें तो बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू काम में लीजिए। यदि ये जहां पर संख्याएं लिखी गई हैं वे यदि ए के अवयव है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा, और वो उसके अवयव नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। तो 5 इसमें शामिल है, बिल्कुल ए में है, इसलिए बिलोंग्स टू 5 बिलोंग करता है ए में, यानी अवयव 5 समुच्चय ए में है। ऐसे ही 8 है क्या? नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही 0 है क्या? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है क्या इसमें? बिल्कुल है, तो यहां पे क्या आएगा? बिलोंग्स टू। 2 है क्या? बिल्कुल है, किसका चिन्ह आएगा? बिलोंग्स टू का। और यहां 10 है क्या? नहीं है, तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीजें थी। चलो मैं और पूछता हूं आपसे, आप मुझे जवाब देंगे। मैं लिख रहा हूं यहां पे 6 तो इसने खुद ने दिए, 7वां मैं बना के लिख रहा हूं कि यहां पर 2 और 3 क्या ये है ए में बिलोंग? देखो 2 और 3 मैंने लिखा, 2 3 क्या ए में है? ऐसा पूछा है मैंने। ठीक है, या फिर मैं यूं कह दूं 2 और 3 क्या ये ए में है? बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा? ठीक है, जब आप मैं दे देता हूं 2 3 ये नॉट बिलोंग्स टू है ए, और ये 2 3 ये भी नॉट बिलोंग्स टू है ए। ठीक है, क्यों? सेट के अवयवों की संरचना से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमने इन पे छोटा कोष्टक लगा दिया नहीं, ये अपने आप में एक पूरा एक अवयव है, जैसा यहां पर नहीं है। हां, यहां पर 2 और 3 पे भी छोटा कोष्टक लग रहा होता तो मैं बिल्कुल कहता कि 2 और 3 इस प्रकार का ये युग्म सेट ए में है, पर फिलहाल ऐसा नहीं है। 2 अलग है, स्वतंत्र है, और 3 एक अलग स्वतंत्र अवयव है, जबकि ये यहां पर एक क्रमित युग्म के रूप में, या कहें तो एक बिंदु के रूप में लिखे हुए हैं। तो ऐसा कोई दिक् बिंदु हमारे पास नहीं है। सेम ऐसी कंडीशन यहां पर भी है। ये अपने आप में एक मजला कोष्टक लगा हुआ है, तो अपने आप में एक सेट है, तो ये सेट ए का अवयव नहीं है। ठीक है, 2 और 3 स्वतंत्र हैं, जबकि इनको मजले कोष्टक में लिखा गया है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। यहाँ तो सिंपल चीजें पूछी थी, मैंने कुछ और भी आपको समझा दिया है। यानी जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी संरचना वैसी ही होनी चाहिए, एज इट इज होनी चाहिए, तब तो उसका एलिमेंट है। और यदि उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग कर दी गई है तो फिर वो उसका अवयव नहीं है। आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। 3 में कहता है रोस्टर रूप में लिखिए। जो नीचे समुच्चय लिखे हुए हैं इन सभी को रोस्टर रूप में लिखना है। पहला है a इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है कि x एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 लेस देन x, इसका मतलब है x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखो क्या क्या आएगा सेट ए में। -3 से बड़ा क्या आएगा? पूर्णांक -2, और -2 से बड़ा -1, उससे आगे 0, उससे आगे प्लस का 1, फिर आएगा +2। कोमा लगा करके पृथक करते हुए चलेंगे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। क्या 7 लिखूं? नहीं, क्यों? क्योंकि 7 से छोटा है ये। तो 7 से छोटा कहां तक होगा? 6 तक। तो ये हमारे पास इस
समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप आ गया है। ठीक है, आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड में कह रहा है बी, कैसा है बी? एक्स, बी का एक अवयव है एक्स सच दैट, इस प्रकार से कि एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो बी में 6 से कम प्राकृत संख्याएं आएंगी। 6 से कम कहां तक होती हैं? 5 तक। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5, और इन सबको किस में लिखना है? मंझले कोष्टक में। ध्यान रखना, रोस्टर रूप में सभी अवयवों को लिखते हैं, सूचीबद्ध करते हैं, उनको कोमा के द्वारा पृथक करते हैं और मंझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए सी, क्या कहता है? एक्स एक अवयव है सच दैट, इस प्रकार से कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो, यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योग 8 हो जाए, जो कैसी होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। तो मंझले कोष्टक में लिखेंगे। अब 2 अंकों की संख्या बताइए, सबसे छोटी जिनका योग कितना होता है? 8 होता है, तो वो होगी सबसे छोटी कितनी? 17। 17 एक ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंकों का योग कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद हमें मिलेगी कौन सी? 26। उसके बाद हमें कौन सी मिलेगी? 35। देखो 3 और 5 8 हो जाएंगे। उसके बाद कौन सी होगी? 44 भी हो जाएगी, ये भी प्राकृत संख्या ही है। उसके बाद 53, उसके बाद 62, उल्टे अंक उल्टे लिख देंगे हम तो 62 हो जाएगा, और सबके लास्ट में 71। क्या आपके पास यहां पर 80 होगा? बताइए जल्दी से, क्या ये 80 होगा? बिल्कुल, 80 भी यहां पर एक प्राकृत संख्या होगी जिनके अंकों का योग 8 है। तो 80 को मत भूल जाना, फिर सोचो कि 80 ये नहीं, केवल 2-2 अंकों के इनका योग ही है। 80 के भी अंकों को जोड़ोगे तो 8 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास सेट सी बन गया। डी पे आते हैं। x एक ऐसी संख्या है सच दैट, यानी इस प्रकार से कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? आप 60 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा, और फिर आपके पास 15 आएंगे, 15 में 3 से जाएगा, 5 आएंगे, 5 में 5 का जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 2 3 5 ये अभाज्य गुणनखंड है। पर हमने ये पढ़ा है कि 1 से अधिक बार कोई अवयव आ जाता है तो समुच्चय में उसे केवल 1 बार लिखते हैं। तो यहां से 2 में से केवल 1 ही 2 लिखा जाएगा। उसके बाद कितना है? 3 लिखेंगे हम, और सबके लास्ट 5। तो 2 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 की भाजक हैं। अब आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना चाहते हैं हम। तो ये सेट ई है, उसमें क्या क्या होगा? देखो टी है, टी लिख लेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है? आर, तो आर भी लिख लेंगे। फिर कोमा, सभी अक्षरों को लिखना है आपको। फिर आई आ रहा है, आई भी लिखेंगे। आई के बाद जी आ रहा है, जी भी लिखेंगे। फिर ओ आ रहा है, ओ भी लिखा हमने। फिर एन आ रहा है, एन भी लिखा। फिर दोबारा ओ आ गया, नहीं लिखेंगे। एम आ रहा है, एम भी लिखेंगे। उसके बाद ई आ रहा है, ई को भी लिखेंगे। टी आ गया, पहले आ चुका है टी, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद आर, आर आ चुका है पहले, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। और क्या आ रहा है? वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मसला कोष्ठक बंद कर देंगे। एक अवयव को एक बार ही लिखना है, उसे बार बार नहीं लिखेंगे। छठे पे आ जाइए। एफ आपके पास एक समुच्चय बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो बताइए क्या आएगा एफ में? आपके सामने लिखे हुए सारे लेटर्स। तो बी, उसके बाद ई, फिर कोमा, फिर टी, फिर दोबारा टी आया तो नहीं लिखेंगे। फिर ई दोबारा आ गया है, नहीं लिखेंगे। और क्या आएगा? आर, और कोष्टक बंद। ये आपके पास एफ समुच्चय आ गया रोस्टर रूप में। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, कल भी कराए थे। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इनको। पहला सारणीबद्ध या कहें तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है 3 6 9 12। ध्यान से देखिए 3 6 9 12 क्या है? 3 की गुणज संख्याएं हैं। तो हम इसको रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए इसको मैंने सेट ए कह दिया, तो
ए क्या है, एक्स सच दैट, एक्स इसका एक अवयव है, सच दैट इस प्रकार से कि x इक्वल टू 3 की गुणज संख्याएं हैं तो 3n लिखा, तो कहां तक है गुणज, 4 तक। 3 गुणा 4 कितना होता है, 12 होता है। जहां n बिलोंग्स टू n है, वह n का जो मान है वो 4 के बराबर या उससे छोटा। आप n प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, आप इधर बाउंडेशन 1 लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि नहीं मुझे 1 लगाना है तो लगा सकता है, कोई गलत नहीं होगा। नहीं तो n का मान 4 के बराबर या उससे छोटा, छोटा कहां तक, 1 तक। ठीक, 1 से छोटा तो होता ही नहीं है, तो 1 से 4 अपने आप ही अंडरस्टूड है। आप फिर भी 1 लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप हमें प्राप्त हुआ। आपको देखना है कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा कथन लग रहा है, वो नियम या कथन आपको लिखना है। ठीक, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, तो कितने से गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 से। 1 2 3 4 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, तो n किस में से है, प्राकृत संख्याओं में से, और n का मान 1 से लेकर 4 तक है। ऐसे सेकंड वाले में बात करें, 2 4 8 16 32। आप देखो इसको और भी दोबारा मैं चेंज करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, कुछ ऐसा ही है ना। सही है, इसका मतलब 2 तो फिक्स है, घातें बढ़ रही हैं, और घातें किस क्रम में बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5, क्या है ये, प्राकृत संख्याएं। तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। मान लीजिए मैं इसको b कह देता हूं, तो x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है, वह n का मान है वो 5 के बराबर या उससे छोटा। आप 1 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो इधर। यहां पे आ जाइए थर्ड में, तो थर्ड वाले को भी सेम ऊपर वाले की तरह लिख सकता हूं, 5 की घात 1, फिर चलिए यहां पर 25 है, 5 की घात 2, फिर 5 की घात 3, फिर हो जाएगा 5 की घात 4। तो सेम, दोनों में तो फर्क ही नहीं है, बस फर्क है तो किसका, 5 का और वहां पे 2 का। तो ये मान लीजिए मेरे पास c है, तो x सच दैट x इक्वल टू 5 टू पावर n, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है, और n का मान है वो 4 के बराबर या उससे छोटा है। ये क्या है, 2 4 6 8 10 12, इनको बोलते हैं सम पूर्णांक संख्याएं। तो ये लिखा जाए यहां पर, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। सी के बाद डी नाम देता हूं मैं इसको, x सच दैट x एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, लास्ट वाले में देखो, इस पे भी आप गौर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, ये चल रहा है, और लास्ट में कितना है, 10 का स्क्वायर है। तो यहां पर निश्चित पद है 10 ही है। ठीक है, कभी सोचो डॉट 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 लग रहा है तो बहुत सारे हो गए, अनंत पद हो गए। लास्ट का पद दे रखा है 10 है, सीरियल में लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। 1 से 10 तक की संख्याएं कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इसलिए डी के बाद ई लिख देता हूं सेट को, तो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है, वह n का मान है वो 10 के बराबर या उससे छोटा है। तो इन सभी को मैंने रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया। स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। आइए बात करते हैं हम 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यानी रोस्टर रूप में लिखे, सारणीबद्ध रूप में लिखे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि x एक विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो विषम प्राकृत संख्याओं को लिखना शुरू कीजिए। 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं। ये चलती रहेंगी, सभी को नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आगे क्या करेंगे, 3 डॉट लगा देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। ये सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी सूचीबद्ध हो गया है, सारणीबद्ध हो गया है। बी पार्ट को देखें, कहें तो सेकंड पार्ट को देखें। बी समुच्चय है x सच दैट x इस प्रकार से, x एक पूर्णांक है और x का मान है वो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। 1/2 से बड़ा यानी माइनस के आधे से बड़ा, माइनस आधे से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा, और 9/2
इससे छोटा, 9/2 का अर्थ होता है 4.5, तो 4.5 से छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा? 4। तो हम यहां पर 0 से 4 तक के पूर्णांकों को लिखेंगे। तो बी में शामिल होंगे 0 से और 4 तक के पूर्णांक। ये सभी पूर्णांक ऐसे हैं जो -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। क्यों? क्योंकि 9/2 का अर्थ फिर देख कह रहा हूं, 9/2 का मतलब है 4.5, 4.5। तो 4.5 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। तो 4.5 से छोटी पूर्णांक 4, तो 4 तक के मान आ जाएंगे। थर्ड में देखिए c = x। इस प्रकार से है कि x एक पूर्णांक है और x² < 4। अब बताइए x² का मान है वो 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो ऐसे किन किन संख्याओं के मान होते हैं जो जिनका वर्ग है वो 4 के बराबर या उससे छोटा होता है, उन सबको यहां लिखेंगे। देखो -2 रख दो x की जगह, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि x² है तो हम इसका वर्गमूल लेंगे तो +-2 मिलेगा, तो -2 के लिए 4 मिल जाएगा। सही है, वर्ग करने पर प्लस का 4 ही आएगा। इक्वल टू का चिन्ह है इसमें तो शामिल होगा ये। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 4 से छोटा है, बिल्कुल सही है। फिर 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो 0 भी 4 से छोटा है, सही है। आगे 1 रखेंगे प्लस का तो 1 मिलेगा, तो 1 भी 4 से छोटा होता है। उसके बाद हम 2 रखेंगे प्लस का, तो प्लस का 2 रखने पर 4 आ जाएंगे, तो 4 बराबर 4। तो ये कुछ मान हैं जो कि इसे सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा हम रखेंगे, जब हम कहें कि 3 रखें x का मान, तो 3 रखते ही ये 9 बन जाएगा। 9 छोटा नहीं होता 4 से, ऐसे ना -3 आएगा या उससे छोटी संख्याएं आएंगी। तो ये कुछ मान हैं जो निश्चित हैं कि हम x के मान ये रखेंगे तो मान 4 के बराबर या उससे छोटा ही रहेगा x² का। डी पे आ जाइए। डी में क्या कह रहा है? x एक अवयव सच दैट, इस प्रकार से x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द के अक्षरों को लिख देंगे। क्या क्या है इसमें? L है, O है, Y है, उसके बाद A भी आ रहा है और L भी आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, सभी अक्षरों को लिखना है, समुच्चय बन जाएगा। 5वें में कहता है x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे वर्ष के महीनों को लिखना है ई में जिनमें 31 दिन नहीं होते। पहला कौन सा है? फरवरी, जिसमें 31 दिन नहीं होते। उसके बाद कौन सा आता है? अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर और लास्ट में नवंबर। कुल मिलाकर 5 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के नहीं होते हैं। तो सभी को लिख दिया हमने, तो ये सेट ई बन गया। ध्यान रखना है प्रत्येक अवयव के मध्य में कोमा भी लगाना है और इन्हें मंझले कोष्टक में लिखना है। बच्चों से मंझला कोष्टक बनता नहीं है, तो आप कोशिश करें मंझले कोष्टक को धीरे धीरे बनाने की। पहले थोड़े टेढ़े मेढ़े जरूर बनेंगे, पर बाद में आप इन्हें बिल्कुल सही बनाना सीख जाओगे। 6 देखिए एफ क्या है? x इसका एक अवयव है सच दैट, इस प्रकार से x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, न कि स्वर, जो k से पहले आता है। तो k से पहले क्या होता है? j। तो j तक के सभी व्यंजन आपको यहां पर लिखने हैं। तो मैं भी शायद आप लिख देंगे, ठीक है, ये एक कार्य आप कर लेना। a स्वर है, नहीं लिखना है। किसको लिखेंगे आप? b को लिखेंगे यहां पे, फिर c, d, ई नहीं आएगा, एफ, उसके बाद जी, एच, आई नहीं लिखना है, और जे। ठीक, तो ये हमारे पास सूचीबद्ध हो गया, या कहें तो सारणीबद्ध रूप आ गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 प्रश्न को देखें। कहता है मिलान कीजिए। यहां पर आपके पास रोस्टर रूप लिखे हुए हैं, इधर समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में लिखे हुए हैं सेट। इनको आपस में मिलाना है, कौन सा किसके साथ में सही है। तो ये तो सही लिखे हुए, इनमें तो क्या चेंजिंग करें। यहां वालों को देखिए। फर्स्ट में x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 6 की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 और 3 होती हैं। तो 6 की अभाज्य संख्या 2 और 3 है, तो a का रिलेशन किसके साथ होगा?
सेकंड यानी 2 3 के साथ में होगा। ठीक है, अब इस वाले की हम बात करें तो देखो कहता है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 होंगी, ऐसा है हमारे पास। तो ये चौथा पार्ट है वो आपके पास बी के रूप में होगा। ठीक है, सी की बात करते हैं। x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन कौन सी होंगी? 1 का 6 में भाग जाता है, 2 का भी 6 में जाता है, 3 का भी 6 में जाता है और खुद 6 का भी 6 में जाता है। तो 1 2 3 6 से बनने वाला समुच्चय यानी पहला ये आपके पास सेट सी को रिप्रेजेंट करेगा। और डी में है मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर, तो वो आपके पास साफ दिख ही रहा है, तो ये इसके लिए हो गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इस बार बात करेंगे समुच्चय के प्रकारों की और साथ में उप समुच्चय क्या होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उप समुच्चय, सबसेट जिसे हम कहते हैं। ये आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे आने वाली हायर क्लासेस के लिए भी। तो फिलहाल के लिए तो इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।